हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ब्रिज कोर्स सिलेबस। तो आज हम लोग केमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि पढ़ेंगे एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस के बारे में। यूनिट फर्स्ट है हमारा। तो यूनिट फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं हम लोग मैटर से। ठीक है, व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है? तो मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस, ऐसा कुछ भी जो कि कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, स्पेस को कवर करता है, एंड हैव सम मास, और जिसके पास कुछ मास होता है उसको क्या बोलेंगे हम? मैटर बोलेंगे। ठीक है, तो मैटर क्या होगा? देखिए, मैटर का डेफिनेशन क्या बना हमारे पास? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। ऐसा कुछ भी जिसके पास कुछ मास होता है और वो किसी स्पेस को कवर करता है, उसको हम मैटर बोलेंगे। ठीक है, तो मैटर को सब डिवाइडेड किया गया, स्मॉल पार्ट में कट किया गया। तो मैटर को कट करने से हमको मिले मॉलिक्यूल्स। मैटर को सब डिवाइड कर रहे हैं, मतलब मैटर को छोटे पार्ट में तोड़ रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो उससे क्या मिल रहा है? मॉलिक्यूल्स। क्लियर हुआ पॉइंट? लेकिन बाद में मॉलिक्यूल्स को फर्दर डिवाइड किया गया तो मिला क्या? एटम। मॉलिक्यूल्स को फर्दर डिवाइड करके क्या देखा गया? एटम। तो एटम में ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ए प्लस टर्म, और ए का मतलब होता है कैन नॉट, एंड टर्म दैट मीन्स कट। ठीक है, तो एटम का मीनिंग क्या हुआ? देखिए, कैन नॉट कट पार्ट ऑफ मैटर, बिकॉज एटम क्या है? एटम मैटर का एक पार्ट है। ठीक है, तो हम एटम का डेफिनेशन कैसे देंगे? देखिए, cannot cuttable part of matter is called atom. ठीक है, what is atom? Atom is cannot cuttable part of matter is called atom. ठीक है, ये हमारे पास एक एटम का डेफिनेशन बन गया। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास रिसोर्सेस कम थे, या टेक्निक अच्छे नहीं थे, या हमारे पास फाइन टेक्निक नहीं था, तब तक हम एटम को कट नहीं कर सकते थे। लेकिन बाद में हमारे पास टेक्निक डेवलप हुए, तो एटम्स को 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स में डिवाइडेड किया गया। फर्स्ट पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, और तीसरा है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या है? फंडामेंटल, दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। जो एटम का कैन नॉट कटेबल पार्ट वाला डेफिनेशन है, ये तब तक एप्लीकेबल था जब तक हम इसको फाइन पार्ट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में डिवाइड नहीं कर सकते थे। ठीक है, लेकिन बाद में जब टेक्निक डेवलप हुआ तो एटम्स को फंडामेंटली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइडेबल माना गया। दैट मीन्स वी कैन फाइंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फ्रॉम एटम। तो फंडामेंटली एटम के पास 3 पार्टिकल्स होते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, और तीसरा है न्यूट्रॉन। ठीक है, यहां पर हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे चार्ज भी मेंशन कर दिया है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन का नाम इसके जीरो चार्ज या न्यूट्रल कैटेगरी की वजह से रखा गया है। ठीक है,
न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल है। ठीक, ये निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ तक के क्लियर हो गया। तो मैटर्स में हम लोग वापस आते हैं। मैटर विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास, उसको डिवाइड किया, मॉलिक्यूल्स मिला, फर्दर डिवाइड किया, एटम्स मिला, और एटम को कट करने पर देखा फंडामेंटली 3 टाइप्स के पार्टिकल्स मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, नाउ एटम का डेफिनेशन भी हो गया। अब हमारे पास आगे चलते हैं, कुछ और क्लासिफिकेशन देखते हैं। हम यहां पर 3 नए पॉइंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहला तो है एलिमेंट। ठीक, एलिमेंट क्या होता है इसको समझते हैं, फिर इसके बाद आगे स्टडी करेंगे। तो एलिमेंट क्या है, देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक सोडियम एटम है। ये क्या है, एक सोडियम एटम है। तो एटम के पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स रहे होंगे। ऐसे बहुत सारे सोडियम एटम का एक ग्रुप बना दिया जाए। ये बहुत सारे सोडियम एटम ले लिया हमने, और सारे सोडियम एटम्स क्या हैं, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब है यहां पर कि सारे सोडियम एटम सेम हैं, सबका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास सभी क्या है, सेम है। तो ये क्या हुआ, देखिए, ये बन गया एक ग्रुप, इट इज द ग्रुप। और कैसे एटम का ग्रुप है, ये है ग्रुप ऑफ एटम। एटम्स का एक ग्रुप ले लिया हमने, लेकिन किस टाइप के एटम्स, आइडेंटिकल एटम्स। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए, एलिमेंट का डेफिनेशन क्या हो रहा है, ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल एटम, group of identical atoms is called एलिमेंट। एलिमेंट क्या है, आइडेंटिकल एटम का एक ग्रुप है जिसमें सारे एटम्स एक जैसे होंगे। ऐसा नहीं कि एक एटम सोडियम ले लिया, एक एटम ऑक्सीजन ले लिया, ये दोनों का ग्रुप बना दिया, इज नॉट एलिमेंट। ये सोडियम और ऑक्सीजन के ग्रुप को एलिमेंट नहीं कहेंगे। ठीक है, एलिमेंट क्या है, एक ही टाइप के, आइडेंटिकल का मीनिंग हुआ एक ही टाइप के एटम्स का जो ग्रुप है, उसको क्या बोल दिया हमने, एलिमेंट। जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं एलिमेंट्स में। सोडियम एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन इज सेपरेट एलिमेंट, सोडियम इज सेपरेट एलिमेंट, नाइट्रोजन इज एलिमेंट, हाइड्रोजन इज एलिमेंट, पोटेशियम एलिमेंट, ठीक है, एल्यूमिनियम एलिमेंट, हीलियम एलिमेंट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें कि सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स रहेंगे, उसको एलिमेंट्स नाम दिया जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट, एलिमेंट समझ में आ गया क्या है एलिमेंट। एटम एक अकेला पार्ट है, एलिमेंट क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स है जिसमें कि आइडेंटिकल एटम्स कंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होता है, देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन 1/2 ऑक्सीजन, ये दोनों मिल गया और बना लिया क्या, H2। ठीक है, अब कंपाउंड का डेफिनेशन सुनिए, इट इज द combination of 2 or more than 2, 2 या 2 से ज्यादा, 2 or more than 2 elements। It is the combination of 2 or more than 2 elements in a definite
proportion is called कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड का डेफिनेशन क्या है? देखिए, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में कंबाइंड कर दें, जोड़ दें, तो क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा। जैसे कि वाटर ही कंपाउंड है जिसमें कि हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 एक डेफिनिट रेशो है। चाहे वाटर का मॉलिक्यूल्स हम सी वाटर लें या हैंडपंप वाटर लें या लेबोरेटरी से बनाया हुआ वाटर लें या टैप वाटर लें या रेनी डे का वाटर लें, किसी भी वाटर के फॉर्मूले की बात करें हम, वहां पर हमेशा हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 डेफिनिट प्रोपोर्शन में होगा। तो कंपाउंड क्लियर हो गया जब हम एलिमेंट्स को कंबाइन कर रहे हैं। ध्यान रहे यहां पर ये कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स लिखा हुआ है। क्लियर ओपन? जब हम एटम को कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, यहां पर हम एलिमेंट्स को कंबाइन कर रहे हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। और आगे देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज को कंपाउंड्स के। कंपाउंड का प्रॉपर्टीज देखिए क्या चेंज आता है कंपाउंड के फॉर्मेशन के समय में। हाइड्रोजन प्लस 1/2 O2 बनाया हमने वाटर, ये जो है ये फ्लेमेबल गैस है, मतलब हाइड्रोजन इजीली फ्लेम होता है, बर्न होता है, जलता है, ये जलने में काम आ रहा है, जल रहा है, सेल्फ बर्नेबल है, फ्लेमेबल है। ठीक है, और ये क्या करता है? हेल्प इन फ्लेम, ये जलाने में सहायता कर रहा है। हाइड्रोजन खुद जलता है, ऑक्सीजन जलाने में हेल्प करता है, लेकिन इन दोनों के मिलने से बनने वाला कंपाउंड जो है वाटर, फ्लेम को बुझाने के लिए काम आता है। क्लियर हुआ पॉइंट? जलाने में काम, जल रहा है, खुद जलाने में हेल्प करता है। और जो बनने वाला कंपाउंड है ये क्या है? ये किसी भी जगह पे आग यदि लग जाती है उसको बुझाने के लिए काम आता है। ठीक है, तो यहां से एक पॉइंट निकल के आ रहा है, वो पॉइंट क्या है? द फिजिकल properties of elements change in compound। जो इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज थे वो इस कंपाउंड में चेंज हो गए हैं। ये जल रहा है, ये हेल्प कर रहा है फ्लेम में, और ये बुझाने का काम आ रहा है। तो वाटर जिससे बना हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रॉपर्टीज वाटर में जाने पर चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो कंपाउंड क्लियर हो गया। कंपाउंड क्या होगा? कंपाउंड कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स है जिसमें कि एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है। डेफिनेट प्रोपोर्शन या डेफिनेट रेशियो भी लिख सकते हैं हम। एक जस्ट एग्जांपल लिया हमने और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट है वो कंपाउंड बनने के बाद चेंज हो जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं हम यहाँ पर कंपाउंड का कोई। जैसे मान लीजिए हमारे पास कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, इन एलिमेंट्स के 1:1:3/2 रेशो या फिर 3 एटम के फॉर्म पे इसको कंबाइन करें एलिमेंट के फॉर्म पे, तो ये CaCO3 का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करता है ये? यदि इनको कंबाइन किया जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब इसमें कैल्शियम 1, कार्बन 1 एंड ऑक्सीजन 3 है और ये एक डेफिनिट रेशो है। तो ये कंपाउंड क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम 1, कार्बन 1 एंड ऑक्सीजन 3 रेशो में प्रेजेंट है, जो कि इसका एक फिक्स रेशो है। देखिए ये सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड है, और ये गैस होता है।
बनने वाला प्रोडक्ट सॉलिड, फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो गया और इनके जो है कैल्शियम कार्बाइड इसका केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कंपाउंड जो बन रहा है वो अपने करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जिससे कि वो रिस्पेक्टिव एलिमेंट जिससे कि वो बना हुआ है उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होता है। ये हमने यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल देखा। और ठीक है, नाउ नेक्स्ट होता है हमारे पास एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर मिक्सचर। ठीक, मिक्सचर क्या होता है देखिए, ये भी एक तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स और कंपाउंड, या तो एलिमेंट को कंबाइन करें या कंपाउंड को कंबाइन करें या एलिमेंट के साथ कंपाउंड को कंबाइन करें, लेकिन कॉम्बिनेशन करना हमारा मेन प्रायोरिटी है। और नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट और कंपाउंड इन एनी प्रपोर्शन। ना प्रपोर्शन का मतलब होता है, प्रपोर्शन मतलब क्या है, रेशो, प्रपोर्शन और रेशो। किसी भी रेशो में यदि हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को कंबाइन करते हैं टू और मोर देन टू, तो जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको मिक्सचर कहेंगे। क्लियर हुआ पॉइंट? तो मिक्सचर क्या है समझ में आ गया। जैसे कि देखिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ये एक हमने बीकर लिया, इसमें वाटर लिया, H2O वाटर लिया। वाटर एक कंपाउंड है, इसमें हमने थोड़ा सा शुगर मिला दिया, तो शुगर का फॉर्मूला C12H22O11, कैन शुगर, सुक्रोज होता है ये। ठीक है, तो इन दोनों के मिलने से यहाँ पर एक मिक्सचर बना, जिसमें कि वाटर में, ये वाटर में क्या हो गया, मिक्सचर ऑफ H2O प्लस शुगर हो गया ये। ठीक है, इज कॉल्ड मिक्सचर। क्लियर हुआ पॉइंट? हमको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि वाटर में शुगर है या नहीं, तो ये ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, ट्रांसलेंट भी हो सकता है, ऑपेक भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है उसके नेचर पे। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पर। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही सिंपल है कि जैसे ही हमने वाटर में शुगर को मिलाया, शुगर वाटर में डिजोल्व होने लगा, और जब हमने कुछ देर के बाद देखा तो यहाँ पर हमको शुगर के मॉलिक्यूल्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट दे आर प्रेजेंट इनसाइड द बीकर इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, लिक्विड के फॉर्म पे वो वहां पर दिख रहा है, हमको डिसअपेयर है, वाटर दिखाई दे रहा है, बट देयर इज अ मिक्सचर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमने वापस एक दूसरा बीकर लिया, जिसमें कि सॉल्वेंट वाटर लिया हुआ है। ठीक है, और इसमें इस बार सैंड हम मिला रहे हैं। सैंड मतलब SiO2 को जनरली डिनोटेट किया जाता है, सिलिकॉन ऑक्साइड। ठीक है, इस बार क्या होगा, हमने SiO2 को वाटर में मिलाया तो, बट वाटर में रेत जो है, वालू जो है, या सिलिकॉन ऑक्साइड डिजोल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, डिजोल्व नहीं हो रहा है, ये क्या होगा, सिर्फ यहाँ पर वाटर है, और जैसे ही सैंड मिलाएंगे सैंड पार्टिकल्स नीचे जाकर सेटल डाउन हो जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट? बट देयर इज ऑल्सो द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर, बिकॉज हमने यहाँ पर SiO2 को वाटर से मिला दिया, किसी भी रेशो में मिलाया, डेफिनेट रेशो नहीं है, 10 ग्राम सैंड है, 20 ग्राम सैंड है, कोई डेफिनेट नहीं है, सिर्फ हमने मिलाया, तो यहाँ पर वाटर प्लस SiO2 मतलब सैंड का एक मिक्सचर फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, मिक्सचर फॉर्मेशन हो गया। लेकिन देखिए दोनों मिक्सचर में डिफरेंस क्या है कि इसमें शुगर जो है वो वाटर में सॉल्युबल है, शुगर
soluble in water, लेकिन SiO2 insoluble in water। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमारे पास निकल के आया कि SiO2 वाटर में इनसॉल्युबल है जबकि शुगर वाटर में सॉल्युबल है। तो बताइए जरा केस नंबर 1 और केस नंबर 2 कौन सा वाला मिक्सचर है और कौन सा वाला नहीं है। बहुत सारे लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि जो फर्स्ट वाला है ये मिक्सचर है और सेकंड वाला मिक्सचर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेंड SiO2 वाटर में इनसॉल्युबल है, इसलिए वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। ये आंसर गलत है, क्योंकि देखिए डेफिनेशन क्या है मिक्सचर का। मिक्सचर का डेफिनेशन है कि 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स या एलिमेंट्स को मिक्स करना है। ये कोई नेसेसरी नहीं है कि वो डिसॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी एक मिक्सचर है, लेकिन ये इमिसिबल मिक्सचर की कैटेगरी में आएगा, जबकि यहाँ पर ये मिसिबल मिक्सचर हो जाएगा। तो कैटेगरी ए को क्या बोलेंगे हम लोग, मिसिबल मिक्सचर हो गया और ये इमिसिबल मिक्सचर हो गया। ठीक है, एक मिसिबल मिक्सचर हो गया और दूसरा इमिसिबल मिक्सचर। इसमें दोनों चीजें मिक्स नहीं हो रहा है और इसमें ये डिसॉल्व हो जा रहा है। क्लियर हो फ्रेंड्स। तो मिक्सचर का मतलब है ऐड करना है आपको, डिसॉल्व हो या ना हो ये कोई जरूरी नहीं है। और रेशो भी कुछ भी लिया जा सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब बात करते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर की। तो मिक्सचर को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर, इसको समझते हैं। होमो दैट मीन्स होता है, होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक, तो आगे चल के जब हम स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे वहां पर एक नया वर्ड डिफाइन करेंगे, फेज। ठीक है, तो होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब होता है सिंगल फेज मिक्सचर। अब ये फेज क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं। यहां पर हम फेज क्या होता है, जैसे देखिए आपके पास एक बीकर में वाटर रखा हुआ है। ठीक है, एक बीकर में वाटर रखा हुआ है, वाटर लिक्विड के फॉर्म पे है और इसमें शुगर डिसॉल्व किया। ठीक, ये सॉलिड के फॉर्म पे था, लेकिन जब इनको डिसॉल्व किया तो ये एक बन गया मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर बन गया। और देख के ये नहीं बता सकते कि बाय द वे मैं किसी अनदर रूम में जाऊं, वहां पर मैं एक बीकर लूं और बीकर में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें कुछ शुगर डिसॉल्व करके ले आऊं और बाद में मैं आके पूछूं कि बताइए इसमें क्या डिसॉल्व है। तो देखकर आप नहीं बता सकते कि उसमें शुगर डिसॉल्व है या सॉल्ट डिसॉल्व है। ठीक है, या ये भी नहीं बता सकते कि कितने क्वांटिटी में डिसॉल्व है। तो यहां पर क्या हुआ, देखिए शुगर और वाटर एक दूसरे में मिसिबल भी हो गया, दिखाई भी नहीं दे रहा है कि शुगर इसमें डिसॉल्व है या नहीं है। यदि मैं आपसे बोलूं कि क्या आप वाटर में से शुगर को सेपरेट कर सकते हैं, तो फिल्ट्रेशन यदि आप करते हैं, फिल्ट्रेशन का मतलब होता है छानना। जैसे कि देखा होगा आपने, जब टी फॉर्मेशन किया जाता है, चाय बनाया जाता है, तो चाय पत्ती या अदरक जो होता है, चाय पत्ती को सेपरेट करने के लिए छन्नी लगाया जाता है, एक फिल्टर लगाया जाता है, तो चाय अलग हो जाता है और पत्ती अलग हो जाता है उसमें से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फिल्ट्रेशन क्या हो रहा है कि यदि हम इसको किसी फिल्टर पेपर में से पास करें, ये हमारे पास एक फनल होता है, इसमें हमने फिल्टर पेपर लगा दिया, मान लीजिए ये फिल्टर पेपर लगा दिया फोल्ड करके। ठीक है, ये फिल्टर पेपर लगा दिया और यदि हम इसको, इस सॉल्यूशन को इससे सेपरेट करें
तो हमारे पास वापस शुगर प्लस वाटर का मिक्सचर ही मिलने वाला है। देयरफॉर यहां पर कोई नो एनी रेसिड्यू पार्ट, कोई भी रेसिडुअल पार्ट यहां पर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये आ रहा है कि वी कैन नॉट सेपरेट sugar solution via filtration। फिल्ट्रेशन टेक्निक से शुगर को वाटर से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था कि हम ऐसा देखकर भी नहीं बता सकते कि शुगर डिसॉल्व है या नहीं है। ठीक, यदि हम बोले कि भाई ऐसा हाथ से पकड़ के शुगर के मॉलिक्यूल्स को निकाल लीजिए, इट्स इम्पॉसिबल। तो फेज क्या हुआ देखिए, ऐसा पार्ट किसी भी सिस्टम का, लेट अस कंसीडर इट इज सिस्टम, ये सिस्टम मान लिया हमने, तो इस सिस्टम का ऐसा पार्ट जो कि मैकेनिकली इनसेपरेबल, क्या है देखिए फेज का डेफिनेशन में, मैकेनिकली इनसेपरेबल, और दूसरा देखकर डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, फिजिकली इनडिस्टिंग्विजिबल। डिस्टिंग्विजिबल या इनडिस्टिंग्विजिबल का मीनिंग क्या होता है? डिस्टिंग्विश करना का मतलब डिफरेंशिएट करना। जब हम किसी चीज को देख के बता सकते हैं कि ये हमारे पास ब्लैक कलर का मार्कर है और ये रेड कलर का मार्कर है, इट मीन्स वी कैन डिस्टिंग्विश इन बिटवीन दीज टू मार्कर ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर। कि इनके कलर के बेसिस पे हम इसको डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं। यहाँ पर शुगर और वाटर को देखकर, फिजिकली देखकर, नेक्ड आई से देखकर ये नहीं बता पा रहे हैं हम कि इसमें शुगर डिसॉल्व है या नहीं है। और मैकेनिकली मतलब किसी भी यांत्रिक तरीके से वाटर में से शुगर को सेपरेट नहीं किया जा सकता है। हाँ, एक टेक्निक है जिससे कि ये लगेगा सेपरेट कर सकते हैं। यदि हम इस बीकर में हीट दें तो वाटर इवेपोराइज्ड हो जाएगा और शुगर बच जाएगा। इस टेक्निक को छोड़कर बाकी सेपरेशन के लिए फिल्ट्रेशन टेक्निक जो है, इससे हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो फेज क्या हुआ देखिए, फेज किसी सिस्टम का वो पार्ट है, पार्ट ऑफ सिस्टम विच इज मैकेनिकली इनसेपरेबल एंड फिजिकली इनडिस्टिंग्विजिबल। जो पार्ट एक दूसरे से फिजिकली डिस्टिंग्विश नहीं किया जाता और मैकेनिकली इनसेपरेबल है, उस पूरे पार्ट को वन फेज माना जाता है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिए, होमोजेनियस मिक्सचर इज सिंगल फेज मिक्सचर। ठीक है, सिंगल फेज मिक्सचर और सिस्टम भी लिख सकते हैं। मतलब जिसको मैकेनिकली सेपरेट नहीं कर सकते और फिजिकली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, उस पूरे मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन है। क्लियर हुआ पॉइंट। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें सारे फेज एक ही हो, यूनिफेज सिस्टम हो या सिंगल फेज सिस्टम हो, उसको ही हम होमोजेनियस मिक्सचर की कैटेगरी में रखेंगे। क्लियर हुआ पॉइंट। लेकिन अब यहां देखिए, हेट्रोजेनियस मिक्सचर में आते हैं हम। हेट्रोजेनियस मिक्सचर में क्या होगा देखिए, यदि हमने बीकर में वाटर लिया और उसमें SiO2 या सैंड के पार्टिकल्स मिला दिए, ठीक है, तो यहां पर भी एक मिक्सचर बना, लेकिन ये इमिसिबल है। देखकर बता सकते हम कि देयर इज सम सैंड पार्टिकल प्रेजेंट इन वाटर। ठीक, और इसको फिल्ट्रेशन के थ्रू भी सेपरेट कर सकते हैं। जैसे ही हम इसको फिल्ट्रेशन लगाएंगे, यहाँ से
सैंड के पार्टिकल्स हमारे पास फिल्टर पेपर में, देयर इज फिल्टर पेपर में रेसिडुअल पार्ट के टर्म्स में कलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ हमको वाटर मिलेगा। तो एक्चुअली में क्या है, देखिए कि यहाँ से देख के बता सकते हैं कि सैंड एक अलग फेज है और वाटर एक अलग फेज है। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये देख के बता सकते हैं और फिजिकली सेपरेट भी कर सकते हैं, मैकेनिकल सेपरेशन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मोर देन 2 फेज हो गया। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर का डेफिनेशन क्या होगा, देखिए 2 और मोर देन 2 फेज मिक्सचर, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा फेज हो, उस मिक्सचर को क्या बोलेंगे हम लोग, हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। एग्जाम्पल ये हमारे पास प्रेजेंट है। क्लियर हुआ पॉइंट? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाए तो CaCO3 का सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक। लेकिन इसको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू या कुछ दिनों के लिए इसको ऐसा ही सेटल डाउन करने के लिए रख दिया जाए तो CaCO3 ऑटोमेटिक सेटल्ड हो जाएगा, वाटर सेपरेट हो जाएगा। तो ये भी एक तरीके का हेटेरोजेनियस मिक्सचर की कैटेगरी में ही आएगा, ठीक है। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर का मतलब ऐसा मिक्सचर जिसमें 2 या 2 से ज्यादा फेज हो, ठीक है, मैकेनिकली सेपरेबल हो, फिजिकली देख के बता सकते हैं, उसको हम बोलेंगे हेटेरोजेनियस मिक्सचर। और जिसमें ये प्रोसेस ना हो, जिसमें सिंगल फेज हो, देख के सेपरेट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, उसको बोलेंगे हम होमोजेनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर के जो 2 कैटेगरी हैं वो हमने उसको डिफाइन किया है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, देखिए ये है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 atoms in a definite रेशो। एलिमेंट का कॉम्बिनेशन, कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा था, एटम को कंबाइन किया तो क्या बन गया है, मॉलिक्यूल्स। जैसे देखिए एक Na और एक Cl कंबाइन हो जाए तो बन जाएगा क्या, NaCl, ठीक है। NaCl क्या हो गया, कि मॉलिक्यूल हो गया, ठीक। ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। कार्बन, हाइड्रोजन, CH4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो मॉलिक्यूल क्या है, एटम्स का कॉम्बिनेशन है, एक डेफिनेट रेशियो में होगा, हमेशा फिक्स रेशियो में होगा। मोर देन 2 एलिमेंट्स हो सकता, ऐसा भी हो सकता है कि हाइड्रोजन एक दूसरे हाइड्रोजन से मिला, H2 बन गया, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल हो गया। ये क्या है, एटम है। ये भी क्या है, एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तो एटम्स जो हैं वो कंबाइंड होके डेफिनेट रेशियो में कंबाइंड होके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि कंपाउंड में एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, ठीक है। अब बात करते हैं आयंस। आयंस क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई एटम है, ये ए कोई एटम है, तो ए एटम्स में से यदि इस एटम के आउटरमोस्ट सेल से या इसके पास से कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाए, इसने मान लीजिए x इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, ये क्या कर रहा है ध्यान दीजिए, इसने x इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, रिलीज किया, बाहर निकाल दिया, इससे x इलेक्ट्रॉन निकल गए, मतलब इसके पास x इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो x पॉजिटिव चार्ज इसके पास आ गया, प्लस x इलेक्ट्रॉन इससे निकल गए। क्लियर ओपन? क्या हुआ, वापस समझते हैं। ए एक एटम है, ये कोई एटम है, एटम से x इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, रिमूवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, x इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, तो यहां पर जो स्पेसिस बचा इसको कैटायन नाम दिया जाता है। क्या बोलते हैं इसे,
कैटायन और ये पॉजिटिव चार्ज है। कैटायन क्या है? इट इज पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज जिसके पास एक्सेस में प्रोटॉन है। ठीक है, यदि इस एटम में यदि हम y इलेक्ट्रॉन ऐड करा दें, प्लस करा रहे हैं, क्या हो रहा है देखिए, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देते हैं हम यहाँ पर। तो इसमें y इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड a पावर माइनस y बन गया। यहाँ पर जो आयन बना ये है एनायन, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो एनायन क्या है, कैटायन क्या है? देखिए, एनायन और कैटायन यदि एटम है, एटम में कुछ इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दें तो कैटायन का फॉर्मेशन हो गया, और एटम्स में से कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड करा दें तो एनायन का फॉर्मेशन हो गया। तो आपको हमेशा दो ही तरीके का आयन दिखेगा, कैटायन या एनायन। आयन का कितना टाइप हो गया हमारे पास? कैटायन एंड एनायन। कैटायन पॉजिटिव चार्ज और एनायन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्लियर ओपन। तो कैटायन का कंडीशन क्या है? इन केस ऑफ कैटायन नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैटायन में क्या है? प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के नंबर से, जबकि एनायन में क्या है? इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा है प्रोटॉन के नंबर से। इसीलिए एनायन जो है वो नेगेटिव चार्ज है और कैटायन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये था हमारे पास आयन के रिगार्डिंग कुछ डेफिनेशन। पेरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एक पेरियोडिक ऑर्डर में अरेंज किया गया है, तो आपको एटलीस्ट 20 एलिमेंट्स याद होने चाहिए। मैं यहाँ उनके नाम लिखता हूँ: हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये हमारे पास एलिमेंट हो गया। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये हमारे पास 20 एलिमेंट्स हैं। देयर इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एटलीस्ट आपको ये 20 एलिमेंट्स याद होने चाहिए। ठीक है, कितने एलिमेंट्स याद होने चाहिए आपको? ये 20 एलिमेंट्स याद होने चाहिए। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये हमारे पास कुछ एलिमेंट का ग्रुप है जो आपको याद होना चाहिए। बहुत ही सिंपल है: हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है, एक हमको छोटा सा ट्रिक पढ़ना है। ट्रिक क्या है कि जैसे बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, उनके नाम कैसे याद रखें, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, जिसका नाम और फॉर्मूला, चलिए मान लीजिए नाम याद भी हो गया, तो फॉर्मूला कैसे याद रखें, ये एक सबसे बड़ा टास्क होता है। तो फॉर्मूला और नाम कैसे याद रखें, ये नाम याद है तो फॉर्मूला कैसे बनाएं, इसका एक बहुत ही सिंपल लॉजिक ट्रिक पढ़ते हैं हम लोग। इसके लिए क्या है, देखिए, हमारे पास किसी कंपाउंड को बनाने के लिए जो आयंस की जरूरत पड़ती है, यहाँ मैं कुछ कैटायंस के नाम लिखता हूँ और उसके बाद मैं कुछ एनायंस के नाम लिखूंगा। इसको आपको ध्यान में रखना है, नोट करके रखना है, और इसी के बेसिस पर किसी भी कंपाउंड का नाम हम बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कैटायंस के नाम लिख रहे हैं हम लोग यहाँ, तो जैसे H+, दैट मीन्स हाइड्रोजन कैटायन, हाइड्रोजन कैटायन, Li+, लिथियम कैटायन,
कैटायन सभी में लगाना है आपको। बेरिलियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अमोनियम, जिंक, सब में कैटायन लगाना है। Cu+2 में है ये क्यूप्रिक, Cu+1, क्यूप्रस, Fe+2, फेरस, फेरिक, ठीक है, स्टेनस, स्टेनिक, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, ये आपको याद रखना है थोड़ा। एल्यूमिनियम, ये लिस्ट बना लीजिएगा आप लोग, ताकि जो चीज याद ना रहे बार बार देखते जाएं आप तो याद हो जाएगा वो, ठीक है। कोबाल्ट, निकेल, ठीक है, मैंगनीज, तो लगभग इतने आपको एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, अप्रॉक्स इतने जरूरत पड़ते हैं आपको, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास ये कुछ कैटायन का लिस्ट है, जिसमें कि यहाँ हाइड्रोजन से लेके मैग्नीज तक Mn+2 तक के हमने यहाँ पर लिस्टेड किया है। इसको आप लिख लीजिए, याद करिए इसको। और इसके बाद ऐसा ही कुछ लिस्ट हम बनाने वाले हैं एनायन के लिए। तो एनायन के लिए इसको इरेज करते हैं और लिस्ट बनाते हैं, ठीक। H- के लिए है हाइड्राइड, OH- हाइड्रोक्साइड, O-, ऑक्साइड, O2-2 परऑक्साइड, O2-1 सुपर ऑक्साइड, S-2 सल्फाइड। ध्यान दीजिए स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। SO3-2 सल्फाइड, SO4-2 सल्फेट, N-3 नाइट्राइड, NO2- नाइट्राइट, NO3- नाइट्रेट, ठीक। ये एनायन का लिस्ट बन रहा है। BO3-3 बोरेट, Cr2O7-2 डाइक्रोमेट, CrO4-2 क्रोमेट, MnO4-
परमैंगनेट, ठीक है, F माइनस फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लियर हो रहा है? ये आयोडाइड हो गया। फॉस्फाइड, फॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट, ठीक है, परक्लोरेट, क्लोरेट, ठीक है। ये माइनस चार्ज यहाँ लगा हुआ है, एक एक माइनस है इसमें। थायोसल्फेट, कार्बोनेट, ऑक्सलेट, बाइकार्बोनेट, क्लियर हो रहा है पॉइंट? अभी पूरा नहीं हुआ है ये। हाइड्रोजन सल्फेट, एसीटेट, फॉर्मेट, बेंजोएट, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एमाइड, ठीक। ये कुछ नाम और भी हैं हमारे पास जो आपको याद रहना चाहिए। जनरली जो आपको याद रखना है वो इसी में इंक्लूडेड है। इससे बाहर का जनरली कोई भी फॉर्मूला आपको आना नहीं है। बेसिक क्लासेस के लिए इतना काफ़ी है। तो जब ये आपको याद होगा तो आप किसी भी कंपाउंड का नाम बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं और उसका करेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से कैटायंस और एनायंस का यूज करते हुए किसी भी कंपाउंड्स का आसानी से करेक्ट फॉर्मूला और सही नाम लिख सकेंगे। तो इरेज करते हैं इसे, आप नोट करके रख लीजिएगा इसे, ठीक है। बाद में जब भी कोई फॉर्मूला ऐसा जरूरत पड़ता है, आपको याद नहीं आ रहा है, आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं और लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल कर रहे हैं। पहले ट्रिक को समझते हैं कि हमेशा IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग, IUPAC सिस्टम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का एक सिस्टम है। इसके अकॉर्डिंग कैटायन का नाम पहले और एनायन का नाम बाद में लिखा जाता है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है? कैटायन फर्स्ट नंबर पे और एनायन सेकंड नंबर पे लिखा जाता है, ठीक है। तो जैसे देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये कोई A+X वाला कैटायन है। ये क्या है हमारे पास? A+X ये कैटायन है और B-Y ये एनायन है, ठीक है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है।
कि आपके पास एक केटायन दिया रहेगा और आपके पास एक दूसरा एनायन दिया रहेगा, तो आपको करना क्या है, एक बहुत ही सिंपल सा स्टेप है कि जो केटायन में चार्ज है उसको लाके लिख देना है एनायन में जो चार्ज है उसको लाके लिख देना है केटायन के पास, और जो केटायन में चार्ज है उसको लाके लिख देना है एनायन के पास। जैसे कि देखिए ए के पास बी का चार्ज जाएगा तो बी का चार्ज है y, और बी के पास ए का चार्ज जाएगा x। ध्यान रखिए साइन का यूज नहीं करना है, विदाउट साइन, ठीक है, विदाउट साइन इसका यूज करना है। तो हमारे पास जो कंपाउंड बना वो क्या हो गया, AyBx, कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। ध्यान क्या रखना है, विदाउट साइन इसका यूज करना है। और दूसरा पॉइंट, इफ द चार्ज ऑफ केटायन एंड एनायन आर सेम, देन, यदि हमारे पास चार्ज ऑफ केटायन या एनायन सेम होता है तब क्या करना है, जैसे मान लीजिए ए पे +x चार्ज है और बी पे -x चार्ज है, तब हमको ना तो इसको इधर लाके लिखने की जरूरत है और ना ही इधर लाने की जरूरत, सीधा दोनों को कंबाइन करके लिख दीजिए ए बी, इट इज आवर कंपाउंड। तो जब हमारे पास सेम चार्ज आएगा केटायन और एनायन में, तब क्या करना है आपको, ए और बी को सिर्फ जैसे का वैसा लिख देना है, ए बी। क्लियर ओपन, ये हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन यदि आपके पास ए और बी में डिफरेंट चार्ज है तो बी का चार्ज ए के पास ला के लिखना है विदाउट साइन, और ए का चार्ज बी के पास लिखना है विदाउट साइन, और इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर इस फॉर्मूले के ट्रिक को अप्लाई करते हुए कोई नाम लिख के देखते हैं। फर्स्ट है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम का Na+ कैटायनिक फॉर्म एंड क्लोराइड के लिए सिंबल था Cl- फॉर्म। तो यहाँ पर 1 चार्ज है, ये इधर आ जाएगा और इधर का 1 चार्ज इधर गया, तो क्या बन गया, Na1Cl1। जब भी 1 आएगा तो आप उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ जैसे का वैसा फॉर्मूला लिख देंगे NaCl, ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला। लेकिन आपको पूछा जाता है सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला, देयर इज सोडियम सल्फेट, तब क्या करेंगे, तो बहुत सिंपल है। सोडियम के लिए था Na+ और सल्फेट के लिए था SO4-2, जो कि हमने केटायन और एनायन की टेबल बनाए हैं उसमें देखा। तो ये जो चार्ज है 1 ये इसके तरफ आ जाएगा और चार्ज 2 है वो इसके तरफ आ जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा, Na के बाहर आ गया 2 और SO4 इस पूरे के बाहर आ गया 1। तो Na2SO4, मैंने बताया 1 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हमने इसको Na2SO4 ही रहने दिया। तो Na2SO4 इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट। बहुत ही आसान हो गया, ठीक। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, और एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एल्यूमिनियम तो याद रहता है उनको और सल्फेट भी याद रहता है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का यदि फॉर्मूला लिखते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट एल्यूमिनियम लिख देते हैं और सल्फेट लिख देते हैं, बोलिए बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला। लेकिन क्या ये फॉर्मूला सही है, जी नहीं, ये फॉर्मूला रॉन्ग है। तो सही ट्रिक क्या है, देखिए एल्यूमिनियम पे +3, SO4 पे -2। एल्यूमिनियम पे क्या है +3 और SO4 पे क्या है -2। चार्ज सेम है क्या, नहीं है, इसलिए ये चार्ज लाके लिखना पड़ेगा एल्यूमिनियम के पास और ये चार्ज लाके लिखना पड़ेगा सल्फेट के बाहर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Al के पास आया 2 एंड SO4 के बाहर आया 3। ये फॉर्मूला करेक्ट है, ये इनकरेक्ट। क्लियर ओपन, कितना आसान है। जब हमारे पास केटायन और एनायन याद रहेंगे तो हम किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला और नाम आसानी से बता सकते हैं। जैसे देखिए कुछ और एग्जांपल करते हैं हम यहाँ पर।
फेरस सल्फेट, किसी ने बोला भाई फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? फेरस सल्फेट, ठीक है, तो फेरस क्या है हमारे पास? देखिए फेरस के लिए है Fe+2 एंड सल्फेट के लिए SO4-2। क्लियर हुआ? अब देखिए फेरस के लिए +2 और SO4 के लिए -2, दोनों जगह पर चार्ज क्या है? सेम है। जब दोनों जगह पे चार्ज सेम है तो हमने क्या ट्रिक्स पढ़ा था? जैसा जो आयन है उसको वैसा ही लिख देने का है। FeSO4, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा फेरस सल्फेट का। लेकिन क्वेश्चन आता है फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट के लिए क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फेरिक सल्फेट। तब हमको क्या करना है? देखिए फेरिक के लिए Fe+3 था और सल्फेट के लिए SO4-2 था। तब यहाँ पर चार्ज सेम नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर मेथड लगाएंगे। आयरन के पास 2 चार्ज आ गया और SO4 के बाहर ये 3 चार्ज चले गया, तो Fe2SO4 होल ट्राइस फेरिक सल्फेट का करेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसे ही हम कुछ और नाम देखते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम के लिए Ca+2 और बाइकार्बोनेट के लिए HCO3-। देखिए दोनों जगह चार्ज सेम नहीं है। जब चार्ज सेम नहीं है तो चार्ज ट्रांसफर मेथड यूज करते हैं हम लोग। इसका चार्ज ट्रांसफर हो गया इसके पास और इसका चार्ज ट्रांसफर इसके पास, तो बन जाएगा Ca, देयर इज 1, एक चार्ज आया, और HCO3 यहाँ पर 2 चार्ज आ गया। तो 1 जब भी होता है उसको लिखते नहीं है और साइन नहीं लगाते हम, तो इसका क्या बन जाएगा? CaHCO3 होल ट्वाइस कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। क्वेश्चन आता है अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? तो अमोनियम फॉस्फेट लिख सकते हैं हम लोग आसानी से। अमोनियम के लिए NH4+ और फॉस्फेट के लिए PO4-3 है। ठीक, तो क्या होगा? यहाँ पर चार्ज सेम नहीं है, इसका चार्ज ट्रांसफर इधर और इसका चार्ज इधर। अब यहाँ पर आपको ये भी दिमाग नहीं लगाने की भी 3 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 4 12 एंड 1 यहाँ मल्टीप्लाई किया 4, ऐसा नहीं करना है। ये चार्ज पूरे इस स्पेसिस के बाहर आ रहा है और ये चार्ज पूरे इस स्पेसिस के बाहर आ रहा है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ अमोनियम लिखना है। इस पूरे के बाहर 3 चार्ज आया यहाँ से और फॉस्फेट के बाहर 1 चार्ज आया, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। ये बन जाएगा अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला। यदि आपको लिखना है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला लिखना है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए देखिए पोटेशियम के लिए K+ और डाइक्रोमेट के लिए Cr2O7-2 था। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? K2 Cr2O7, ये फॉर्मूला बन जाएगा। K2 Cr2O7 ऑरेंज कलर का क्रिस्टल होता है, ऑरेंज कंपाउंड है जो कि डाइस के टर्म में यूज किया जाता है। ठीक है, ऐसे यदि आपको लिखना है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, तो पोटेशियम के लिए K+ और परमैंगनेट के लिए MnO4-। देखिए चार्ज दोनों जगह पर सेम है, इसलिए सिर्फ हमको कंबाइन करके लिख देना है KMnO4। पर्पल कलर, पर्पल कलर होता है। ठीक है, पर्पल कलर का ये सॉल्यूशन के फॉर्म पे देखने में मिलेगा आपको। यदि आपको लिखना है सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट, तो सोडियम के लिए Na+ और नाइट्राइट के लिए NO2-।
क्या बन जाएगा फॉर्मूला इसका, NaNO2। ठीक है। ऐसे ही यदि हमको लिखना है सोडियम ऑक्सलेट, सोडियम ऑक्सलेट, सोडियम के लिए Na प्लस एंड ऑक्सलेट के लिए C2O4-2, तो ये यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ का चार्ज इस साइड आ गया Na2, उधर का चार्ज आया तो C2O4, ये बन गया फॉर्मूला सोडियम ऑक्सलेट का। ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का नाम भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। एक एग्जांपल और कर लेते हैं हम लोग। यदि आपको लिखना है क्यूप्रस क्लोराइड, तो क्यूप्रस क्लोराइड में देखिए कॉपर जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में और Cl A-, तो यहाँ क्या बनते दिखाई दे रहा है, ये CuCl। क्लियर ओपन क्यूप्रस क्लोराइड का। लेकिन ध्यान रखिए कॉपर एंड मरकरी के केस में, कॉपर एंड मरकरी के केस में जब भी ये Cu+ में होता है या Hg+ में होता है, ये एक्चुअली में कन्वर्ट हो जाते हैं डाइमेरिक फॉर्म में Cu2+2 एंड Hg2+2 के टर्म्स में। ठीक है। Cu2+2 एंड Hg जो है वो भी अपने डाइमेरिक फॉर्म में +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए एक कॉपर पे एक चार्ज, 2 कॉपर आ गया इसलिए 2 चार्ज लिखना पड़ा है, लेकिन है क्या ये, इट्स ऑल्सो नोन एज क्यूप्रस एंड इट इज मर्क्यूरस। ठीक है। एक क्यूप्रस है और दूसरा क्या है, मर्क्यूरस। तो इसका जनरल फॉर्मूला ये ना होते हुए Cu2Cl2 यूज किया जाता है। ठीक है। क्या हो जाएगा ये क्यूप्रस क्लोराइड, क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगा एज कंपेयर टू CuCl। तो कॉपर के केस में ऐसा ही देखिए, यदि आता है क्यूप्रिक क्लोराइड, तो क्यूप्रिक के लिए Cu+2 एंड क्लोराइड के लिए माइनस, तो इससे क्या बन जाएगा CuCl2। अब यहाँ पे ऐसा नहीं करना है आपको कि भी Cu2 है तो इधर 2 बार करने से ये Cu2 इधर 4 हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है। ये सिर्फ +1 के साथ कॉपर और मरकरी के केस में ही ऐसा होता है। क्लियर हुआ पॉइंट। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला, करेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला और उसका नाम लिख सकते हैं, क्योंकि जब तक कि यदि आपको कंपाउंड का नाम पता नहीं होगा और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पता नहीं होगा या करेक्ट फार्मूला पता नहीं होगा, तो आप मोल कंसेप्ट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से रिलेटेड कैलकुलेशंस करना होता है, जिसमें ये सारे फॉर्मूले का यूज होता है। ठीक है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही लेक्चर रखते हैं।